अपील होता है, वो अपील आपका जो होता है वो कोई राइट नहीं होता है। अपील करना कोई राइट नहीं है। अपील जो एक अगर कहा जाए कि नेचुरल राइट है, इनहेरेंट राइट है, वो नहीं है अपील। अपील डिस्क्रिशनरी पावर होती है। हाँ, अपील राइट आपकी तब बनती है जब वहाँ पे ग्रेव इनजस्टिस बन रही हो। तो 3 तरह की अपील करी जा सकती है 3 तरह के केसेस में, और अलग अलग प्रोविज़न में होता है। अपील आप तभी कर सकते हैं जब वो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न में दे रखा हो, मतलब कि स्टैट्यू इटसेल्फ, जो लॉ इटसेल्फ कहता है कि आप इस चीज़ के लिए अपील कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अगर सिविल केसेस से रिलेटेड अपील है तो वो सीपीसी इटसेल्फ में दे रखा है। सीपीसी क्या, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की सिविल प्रोसीजर कोड है। तो सेक्शन 96 से 112 ये कहती है कि आप कोई भी मैटर जो है आप अपील कर सकते हैं, जिसमें आपको लगता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का रहता है, तो आप उस चीज़ को अपील कर सकते हैं। जो सीपीसी की प्रोसीजर में जो मैंने आपको बताया, तो उसमें अपील सेक्शन 96 से 112, बट अगर ये यूपीएससी के लिए देखा जाए तो ये सेक्शन इतने इम्पॉर्टेंट नहीं रखते हैं। तो जो अपील है वो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सूट होता है। सूट का मतलब केस, मैटर, कोई भी मैटर जो होता है वो कॉन्टिन्यूएशन मतलब होता है। मतलब कि अगर कोई केस चल रहा है और उसके लिए आपने अपील फाइल कर दी तो वो केस के साथ ही चलेगा। केस तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक फाइनल आपका जो सारा अपील का वो है एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। तो जो सीपीसी में है, जो सिविल लॉ में है, दो टाइप की अपील आप कर सकते हैं। फर्स्ट अपील कब होती है, जब आप ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से करते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि जहां आपने केस फाइल किया है उस कोर्ट ने कोई आपको ऑर्डर दिया, जजमेंट या डिक्री, जनरली जजमेंट या डिक्री से होती है, तो उसमें इसने कुछ आपका फैसला आया, उस फैसले को आप अपील करेंगे हायर कोर्ट में। तो मान लीजिए कि कोई सिविल कोर्ट है जिसने वो दिया, तो अब आप इसकी अपील लेके कहाँ जाएंगे? इसकी अपील डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जाएगी, इसकी अपील जाएगी डिस्ट्रिक्ट जज के पास। डिस्ट्रिक्ट जज की तो ये कौन सी हो गई? पहली अपील हो गई। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जज ने कुछ कहा जो कि आपको लगा कि आप अभी भी सेटिस्फाई हैं और यहाँ पे अभी भी वो क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट जो है इग्नोर किया गया है, तो अब डिस्ट्रिक्ट जज से डायरेक्ट अपील कहाँ जाएगी? अब हम आएंगे सेकेंड अपील पे। तो ये सेकेंड अपील जो होती है हमेशा हाई कोर्ट में होती है। सेकेंड अपील का प्रावधान जो धारा 100 सेक्शन 100 में दे रखा है सीपीसी के, तो ये सेकेंड अपील का बात करता है। तो जो सेकेंड अपील होती है वो किससे होती है? एपीलेट कोर्ट से होती है। डिस्ट्रिक्ट जज क्या था आपका? एपीलेट कोर्ट था, मतलब ये ओरिजिनल नहीं था, यहाँ अपील लाई गई थी, फिर यहाँ से दूसरी अपील करी गई। तो जो भी सेकेंड अपील होती है वो एपीलेट कोर्ट से होती है। पर इनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या कि जैसे मैंने आपको समझाया कि अपील राइट नहीं होता है, ये डिस्क्रिशनरी पावर कोर्ट की होती है कि ग्रांट करना है कि नहीं करना है। तो आपको विद इन एक लिमिटेशन एक्ट है जिसमें ये होता है कि आप जब चाहे मुँह उठा के आप कोर्ट नहीं जा सकते कि भैया हम अपील फाइल करना है, हम इससे सेटिस्फाई नहीं, उसके लिए भी आपको प्रावधान है लिमिटेशन एक्ट में, जिसमें ये है कि कोई भी ऑर्डर आता है तो विद इन 30 डेज़ आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट में, और 90 डेज़ हाई कोर्ट का दे रखा है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट हो, सब ऑर्डिनेट कोर्ट हो, तो ऑर्डर आने, जजमेंट आने के बाद 30 दिन के बाद आपको अपील करनी होती है। अगर आपने 30 दिन के बाद अपील करी, 31वें दिन, 35वें दिन, तो ये आप नहीं कर सकते हैं, आपका अपील करने का राइट चला गया है। हाँ, एक कोर्ट की इसमें भी डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि जिसमें आप इसमें एक्सप्लेन कर दें कि डिस्क्रिशनरी पावर में कोर्ट की ये होती है कि अगर आप ये एक्सप्लेन कर दें कि ये डिले क्यों हुआ है, कोई आपको मान लीजिए किसी ने आपको इलीगल इम्प्रिजमेंट कर रखी है या कुछ कर रखा है, तो जो कोर्ट के अंदर ये पावर होती है, इनहेरेंट पावर होती है कि वो इस 30 दिन के टाइम को बढ़ा सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, बट वो रेयरेस्ट केसेस में ही होता है। तो हाई कोर्ट के लिए 90 दिन और किसी और कोर्ट के लिए, अन्य कोर्ट के लिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई भी सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट हो, उसके लिए 30 दिन के लिए चाहिए होता है। एक और चीज़ है, लिमिटेशन क्या है कि अगर कोई भी जजमेंट आपके आपसी सुलह से आया है, कोई भी निष्कर्ष, जैसे मीडिएशन आजकल आमतौर पे होता है, जितने भी मैट्रिमोनियल या सिविल केसेस होते हैं तो उसमें एक नया तरह का एक जस्टिस सिस्टम आ गया है, मीडिएशन। तो जब आप मीडिएशन करते हैं तो आप 2 पार्टी एग्री होके एक नया
डिसीज़न पे आती है। तो ऐसे डिसीजंस को जो कि आपने खुद एग्री किया है और वो करा है, मीडिएट करके करा है, तो ये चीज़ें आप अपील नहीं कर सकते हैं, इस पर आप अपील नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन 97 ये चीज़ बोलता है कि मीडिएटेड चीज़ पे या जो 2 तरह का डिक्री भी होता है, तो प्रिलिमिनरी डिक्री पे, इन सब पे आप अपील नहीं कर सकते। तो ये तो सीपीसी में प्रावधान दे रखा था अपील का कि आप अपील कर सकते हैं जो सिविल मैटर्स हैं उसके लिए। सीपीसी में जो मैंने बोला कि स्टैट्यूट में इटसेल्फ दे रखा रहना चाहिए अपील के प्रावधान को। तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं सीआरपीसी से रिलेटेड कि क्रिमिनल केसेस के रिलेटेड जो अपील है सीआरपीसी में दे रखा है। तो सीआरपीसी में जो चैप्टर 29 है इसमें दे रखा है। तो अब इसका क्या अपील है, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे नीचे होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास, फिर उससे ऊपर होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1st क्लास, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद होता है एडिशनल सेशन जज एडीएस, और उसके बाद होता है सेशन जज। तो यहाँ से मान लीजिए कोई भी मैटर है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट 1st क्लास की, तो इनकी अपील जाएगी सेशन जज को जाएगी। तो ये इनका फर्स्ट एपिलेट कोर्ट है जो ये वो करेगा। हर किसी की अपनी होती है, जैसे कि किसी कोर्ट की है कि ये सिर्फ 6 महीने, जैसे 2nd क्लास के कि 6 महीने की इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं, इनका है कि 3 साल की इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं 1st क्लास का। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का है कि ये 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। तो सबकी अपनी लिमिट्स हैं कि वो कितनी उनकी पावर है किसी को पनिशमेंट देने की, फ़ाइन देने की कितनी और उसकी। तो जब भी इससे कोई भी पार्टी एग्रीव्ड होती है, मतलब कोई भी जिसको लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वो सेशन जज को करती है। पर जो एडिशनल एक असिस्टेंट सेशन जज होता है, तो जो असिस्टेंट सेशन जज होता है उसकी जो अपील होती है वो सेशन जज जाएगी, एडिशनल सेशन जज नहीं जाएगी। मतलब ये चाहें तो एडिशनल सेशन जज भी कर सकते हैं, फिर सेशन जज इनसे ऊपर होता है। तो ये सीआरपीसी का प्रोविज़न था कि आप सेशन जज जाएंगे, फिर वहाँ अपील हुई तो हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये सारी अपील के प्रावधान इसमें सीआरपीसी में दे रखे हैं चैप्टर 29 में। अगर मान लीजिए अब इसमें भी लिमिटेशन है, वो वाला तो लगेगा ही, 30 से 90 दिन वाला, चाहे सीपीसी का केस हो चाहे सीआरपीसी का केस हो, वो 30 से 90 दिन वाला लिमिटेशन पीरियड लगेगा ही लगेगा। पर जो मैंने उसमें आपको सीपीसी में बताया था कि कोई भी चीज़ आपकी जो आ जाती है मीडिएशन के थ्रू, तो यहाँ पे भी एक लिमिटेशन है कि मान लीजिए कोई गुनाह करता है और वो गुनहगार बोलता है कि मैंने गिल्टी प्लीड करा है, मतलब कि वो स्वीकार करता है कि हाँ मैंने ये जुर्म करा है। तो जब उसने ये स्वीकार कर लिया जज के सामने की स्वीकृति ही मान्य है, तो अगर ये स्वीकार कर लेता है तो उस टाइम पे वो अपील नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने अपने मन से स्वीकार किया है जज के सामने। तो जब प्लीड गिल्टी कर लेता है कोई भी मुजरिम, तो उसके लिए अपील नहीं होती है। तो ये सीआरपीसी से रिलेटेड अपील यहाँ पे हो गई। तो हमने 2 चीज़ें डिस्कस कर ली, सीपीसी से रिलेटेड, सीआरपीसी से रिलेटेड। अब एपिलेट जुरिस्डिक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी दे रखा है। तो एपिलेट जुरिस्डिक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है वो आर्टिकल 132 से 134 तक दे रखा है। तो इसमें सिविल से लेके क्रिमिनल तक का, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एपिलेट जुरिस्डिक्शन की बात करती है। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की मैं बता रही हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट की एपिलेट जुरिस्डिक्शन की बातें हैं, जैसे कि अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। अपील 4 तरह की अपील हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ में दे रखी हैं। अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, अपील इन सिविल मैटर्स, अपील इन क्रिमिनल मैटर्स और अपील बाय स्पेशल लीव ग्रांट। तो इसको SLP बोलते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, मतलब कि ये अपील जो मान लीजिए कोई हाई कोर्ट में मैटर आया है और हाई कोर्ट को लगता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की जो है वो उसको क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड है,
तो उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में तभी आप अपील कर सकते हैं जब सर्टिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट मिल जाए, मतलब हाई कोर्ट सर्टिफाइड कर दे कि इस पर्टिकुलर केस में कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, मतलब जिसको सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो कि लगे कि इस पे आज तक प्रॉपर कोई डिसीजन नहीं आया है और ये मामला ऐसा सा है कि इस पे 2-3 राय बन रही हैं, तो एक प्रॉपर जो लॉ फ्रेम कर सके सुप्रीम कोर्ट, जो डिसाइड कर सके कि असल चीज़ क्या है, तो उस लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड लॉ को सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहा जाता है। तो ये रहा अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। फिर आता है अपील इन सिविल मैटर्स। सिविल मैटर्स का मतलब कि जो ऑब्वियसली जो सिविल रिलेटेड केसेस हैं ये भी आपकी हाई कोर्ट से ही आएंगी। तो इसमें पहले क्या था 1972 से पहले कि कोई भी वो मैटर्स नहीं आ सकते थे, इनकी पिक्यूनियरी लिमिट तय करी गई थी। पिक्यूनियरी मतलब जो मॉनिटरी लिमिट होती है, मान लीजिए कोई केस इन्वॉल्व है जिसमें कि आप कुछ डैमेजेस, मतलब कि कोई आप मान रहे हैं कि हमको इतना ये वो दे, मान लीजिए किसी का मानहानि का केस है, किसी भी चीज़ का केस है, बैंक से रिलेटेड का, तो जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो और वो पैसे की मांग कर रहे हो कि हमें इतना पैसा चाहिए, तो अगर उसकी 20,000 से कम की पिक्यूनरी लिमिट थी 1972 से पहले, तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता था। बट अब ये चीज़ को 1972 जो 30th अमेंडमेंट है उसके बाद इस चीज़ को रिमूव कर दिया गया है। तो इसमें क्या है, सिविल मैटर्स में क्या है कि इसमें भी तभी सुप्रीम कोर्ट जाएगा कोई भी सिविल मैटर्स जब उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो। क्वेश्चन ऑफ लॉ सब में इन्वॉल्व होगा तो ही जाएगा। बट इसमें क्या है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर जनरल इम्पोर्टेंस का, मतलब जिसमें जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट का और जनरल इम्पोर्टेंस का हो, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के नहीं, जनरल इम्पोर्टेंस का ही हो, मतलब प्राइवेट एंटिटी के इसमें कि नहीं आपकी ये मत है तो इसलिए नहीं, बट उसमें डिस्प्यूट है तो इसमें आप वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर अपील इन क्रिमिनल मैटर्स है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, सिविल हो गया, क्रिमिनल मैटर। तो अपील इन जो क्रिमिनल मैटर्स है वो आप 3 तरीके की अपील जो है आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। तो कब वो कर सकते हैं अपील इन क्रिमिनल मैटर्स, वो अभी डिस्कस करते हैं। तो अपील जो क्रिमिनल मैटर्स का मैंने आपको बोला है कि क्रिमिनल मैटर्स में जो अपील सुप्रीम कोर्ट के लिए जाती है वो 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें जाती है। उन केसेस में जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील गई और सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने मान लीजिए उसको अक्विट कर दिया, तो जो उसको सज़ा कराना चाहता था उस वो लेके गया, प्रोसिक्यूशन केस कहाँ लेके गया, हाई कोर्ट लेके गया। अब हाई कोर्ट ने जब उस केस को सुना तो अक्यूटल को उसने क्या कर दिया, जजमेंट एकदम रिवर्स करके उसको सेंटेंस टू डेथ दे दी, कोई और नहीं, सेंटेंस टू डेथ अगर दे दी तो आप मान लीजिए अगर वो उसको 7 साल 5 साल 3 साल की सज़ा देती है तब ये नहीं करेगा, इस फॉल में, इस परव्यू में फॉल नहीं करता है, तभी करेगा जब सेंटेंस टू डेथ मतलब कि उसको सजाए मौत दी गई है, तो ही आप अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और इन केसेस में सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं है, हाई कोर्ट को कोई सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा कि आप अपील करिए, विदाउट सर्टिफिकेट भी वो अपील फाइल कर सकते हैं। दूसरा केस क्या है कि हाई कोर्ट में अपील गई भी नहीं, हाई कोर्ट ने सुओ मोटो मतलब अपने आप ही केस सबऑर्डिनेट से अपने पास बुलवा लिया, अभी सबऑर्डिनेट ने पूरी जजमेंट भी नहीं दी, केस पूरा वो भी नहीं हुआ, पर उसने अपने पास बुलवा लिया और उसको डेथ सेंटेंस दे दी, सजाए मौत दे दी। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट अपील करेगा। किस केस में, अगर अक्विट हुआ है और हाई कोर्ट ने डेथ दी तो, और अगर खुद ही हाई कोर्ट ने वो केस बिना उसकी जजमेंट हुए सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपने पास बुलवा लेता है और फिर उस पर कार्रवाई करके उसको सजाए मौत देता है तो होता है। तीसरी जो है कैटेगरी कि जो हाई कोर्ट इटसेल्फ आस्क टू अपील, मतलब कि हाई कोर्ट खुद बोलता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में, मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट सुनाई और वो कहता है कि आप अपील करिए सुप्रीम कोर्ट में जाके, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चन है जो उसको लगता है कि ये सेटल्ड नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट सेटल करेगा इस मैटर को, तो आप जाके यहाँ पे अपील करिए सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें हाई कोर्ट खुद डायरेक्ट करता है अपील के लिए। 1970 में एक अमेंडमेंट आई जिसने क्रिमिनल जो एपिलेट जुरिस्डिक्शन है
सुप्रीम कोर्ट की, उसको और एनलार्ज्ड कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। तो इसमें क्या हुआ कि पहले क्या था कि डेथ सेंटेंस मिलता था तो ही चीज़ें हो पाती थी। अब इसमें क्या है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने मान लीजिए अक्विट करा, मतलब उसको बाइज्जत बरी कर दिया, और बाइज्जत बरी किया। उसके बाद हाई कोर्ट पर जब वो अपील के थ्रू गया, प्रोसिक्यूशन ने कहा कि नहीं भाई ये तो बरी नहीं हो सकता था और इसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए थी, और हाई कोर्ट ने उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दी, तो भी ये चला जाएगा। तो जो डेथ वाला था वो भी है और लाइफ इम्प्रिजमेंट वाला भी है। तो अक्यूटल में अगर डेथ होती है तो भी जाएगा। 1970 से पहले सिर्फ डेथ का था, बट 1970 के बाद डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट दोनों हो गया। वही जो मैंने आपको बोला था कि अगर सुओ मोटो केस, अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खुद केस ले लेती है सबऑर्डिनेट कोर्ट से और वो सजाए अक्यूटल मतलब केस ले लेती है, तो उसमें जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसने कोई भी वही नहीं दिया है कि क्या होना चाहिए, कन्विक्ट हुआ है कि ये नहीं हुआ है। केस निष्कर्ष से पहले ही हाई कोर्ट ने अपने पास बुला लिया, तो उसमें भी अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाती है या 10 साल की भी इम्प्रिजमेंट दी जाती है, 10 साल या लाइफ इम्प्रिजमेंट, तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपील चली जाएगी। अब जो मैंने बोली थी चौथी प्रकार की जो एपीलेट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, एसएलपी जो है ये आर्टिकल अनुच्छेद 136 में दे रखा है। तो 136 में दे रखा है एसएलपी मतलब स्पेशल लीव पिटीशन। तो ये क्या होता है, इसकी जो कार्य प्रणाली है कैसे सुप्रीम कोर्ट करती है कि पहले आप फाइल करते हैं पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कि आपने नॉर्मल पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, वो पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और उसके बाद उसको लगता है कि हाँ भाई इसमें कुछ है मैटर, इसमें कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व करता है जो कि डिसाइड करना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ है इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसाइड करेगी। तो जब वो पिटीशन को एग्री कर लिया जाता है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उसको ग्रांट मिल जाती है। तो इसीलिए इसको एसएलपी बोला जाता है। मतलब जब आपकी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई, एडमिट हो गई, तब आपको ग्रांट मिल जाता है और फिर आप एसएलपी के अंडर आके अपनी मतलब सारी जो फर्दर कार्रवाई है वो चलती है। तो ये एसएलपी होगी। पर एसएलपी जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब इट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स ये बना रहे थे और इसमें प्रोविज़न डाला था, तो इन्होंने बोला था कि ये प्रोविज़न जनरल वे में यूज़ नहीं किया जाएगा, ये एक्सेप्शनल केसेस में यूज़ किया जाएगा। बट जैसा कि कहा जाता है कि स्टेट इमरजेंसी को भी कहा गया था कि ये डेड लेटर है और इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाएगा, बट ऐसा रहा नहीं, उसको भी बहुत ब्लेटेंटली यूज़ किया जाता है। तो एसएलपी को भी उतना ही जनरल वे में यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के पास मैंने बोला था डिस्क्रिशनरी पावर है, कोई राइट नहीं है, और इसमें कहीं से भी मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट से भी एसएलपी जा सकती है। इसमें कोई आपका वो नहीं है कि ना कोई लिमिटेशन है ना कुछ है, क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ ग्रांट करता है। ये हाई कोर्ट से भी जा सकती है, कहीं से भी जा सकती है, और ये सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है कि वो इसको एक्सेप्ट करती है अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट से जाती है, कि डायरेक्ट करती है नहीं कि आप हाई कोर्ट जाइए। तो एक ये प्रावधान रहा। ट्राइब्यूनल्स, अब ये जो ट्राइब्यूनल्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कब लाया गया? 42nd अमेंडमेंट में ट्राइब्यूनल्स लाया गया, पार्ट 14A इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ट्राइब्यूनल्स की बात करती। इसका जो अनुच्छेद है आर्टिकल 323A एंड 323B। तो 323A और 323B ट्राइब्यूनल्स के बारे में बातें करते हैं। तो ट्राइब्यूनल्स क्या होती हैं, वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर से डील करती हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट के लिए ट्राइब्यूनल बन चुका है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एयरफोर्स का ट्रिब्यूनल है, और डेट रिकवरी का ट्रिब्यूनल है। उसके बाद आपके अलग अलग जैसे NCLT है,
कंपनी लॉ का ट्रिब्यूनल है, तो सबके अपने अलग अलग ट्रिब्यूनल्स हैं, मैटर्स पे डिपेंड करते हैं। ये भी स्पीडी जस्टिस के लिए कि हाई कोर्ट और जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं उनका वर्कलोड कम करने के लिए ट्राइब्यूनल्स इंट्रोड्यूस किया गया था जो उसी पर्टिकुलर मैटर से डील करेंगे। तो ट्राइब्यूनल्स में जो होते हैं वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, या उस पर यही जनरली प्रिसाइड करते हैं कोई भी ट्राइब्यूनल, मतलब उसके जो हेड होते हैं वो होते हैं, और जो उस मैटर से रिलेटेड होते हैं उसके मेंबर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इन्वायरमेंटल मैटर्स है, तो जो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किए और जो उसके विशेषज्ञ हैं उनको मेंबर्स बनाया जाता है। तो ट्राइब्यूनल्स जो है वो हाई कोर्ट से नीचे होती है। तो ट्राइब्यूनल्स जो है उससे कोई जजमेंट या डिक्री या कुछ आता है तो उससे अगर पार्टी कोई एग्री होगी तो वो कहाँ अपील करेगी? तो ट्राइब्यूनल से कोई भी पार्टी एग्री होगी तो वो हाई कोर्ट जाएगी, ना ही कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो उसमें हाई कोर्ट आप जाते हैं, ना ही कि आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और जो इसमें है कि आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट को जाना ही पड़ेगा। तो ये हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट होती है, बट ये सबऑर्डिनेट कोर्ट से ऊपर होती है, स्पेशल मैटर्स के लिए होती है। जैसे मैंने बोला कि स्पेशल सब्जेक्ट मैटर पे रिलेट करी जाती है ट्राइब्यूनल। आरटीआई जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो इसमें भी मान लीजिए किसी ने फाइल करा है एप्लीकेशन, उसको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए बट उसको वो जानकारी नहीं मिलती है विद इन 30 डेज़, तो वो फिर जो है अपील कहाँ फाइल करेगा? वो अपील फाइल करेगा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में। यहाँ पे फाइल करेगा फर्स्ट अपील में कि उसको इस पर्टिकुलर चीज़ की जो क्वेश्चन उसने पुटअप किए थे आरटीआई से एप्लीकेशन दिया था, उसकी अभी तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो ये स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में 30 डेज़ का फर्स्ट अपील का होगा। और उसके बाद अगर यहाँ से भी कोई नहीं मिलता है तो आप कहाँ जाएंगे? सेंटर इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो ये जो है पहला अपील, फिर दूसरा अपील, ये इसमें आरटीआई में दे रखा है, ये सेक्शन 19(3) में दे रखा है। इससे ज़्यादा आरटीआई का कोर्ट मार्शल जो है, मतलब जहाँ पे मैटर्स जो आर्मी या मिलिट्री से रिलेटेड होंगे तो उनके लिए कोर्ट मार्शल होती है। टोटल 70 तरीके के ऑफेंसेस हैं जिसमें कोर्ट मार्शल सज़ा या एजुडिकेट करती है, जिसके पास उसको पावर होती है इसकी सुनवाई की। तो 4 तरह के इनके ये होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। जनरल कोर्ट मार्शल, जनरल कोर्ट मार्शल जो होती है वो सबसे ऊपर की होती है, इसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है कि ये लाइफ इम्प्रिजमेंट दे सकती है और डेथ सेंटेंस दे सकती है, या सस्पेंशन या टर्मिनेशन या डिमोशन, इस तरीके की सारी सज़ाएं ये जनरल कोर्ट मार्शल दे सकती है। फिर अगर कोई भी जो वॉर के टाइम भाग जाता है या पोस्ट लीव कर जाता है, जो जनरल पावर होती है, तो जो जनरल कोर्ट मार्शल जो होता है उसके पास ये पावर होती है कि ये सजाएं देगा और किसी भी लेवल के क्लास ऑफिसर्स को ये सारी सजाएं वो दे सकता है। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अगर कोई भी ड्यूरिंग वॉर अपने पोस्ट से भाग जाता है जहाँ पे उसकी तैनाती होती है, तो उसको इसके लिए सजाएं मौत दी जाएगी उस आर्मी पर्सोनल को, जो कि कौन देगा? जनरल कोर्ट मार्शल देगा। तो ये इसमें प्रावधान है। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल सेकेंड लेवल पे आता है, जनरल कोर्ट मार्शल से नीचे इनके सबऑर्डिनेट होते हैं। तो ये सज़ा किस तक दे सकते हैं? सोल्जर से लेके जीएसओ, मतलब सिपाही तबके से लेके जेसीओ तक, जूनियर कमीशन ऑफिसर लेवल तक के लोगों को ये दे सकते हैं। और इनके पास पावर ये होती है कि ये 2 साल तक की ही सजाएं दे सकते हैं या कोई फ़ाइन लगा सकते हैं। और इनकी 3 मेंबर की पैनल होती है। जो जनरल वाला था उनकी 5 से 7 की होती है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन कोर्ट मार्शल की 3 मेंबर की पैनल होती है। समरी जनरल कोर्ट ये तीसरे लेवल का है, जो कि मैंने आपको बोला जनरल कोर्ट मार्शल, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, उसके बाद समरी जनरल कोर्ट मार्शल आता है। तो ये जो होते हैं ये जनरली जेएनके के मैटर्स होते हैं। वहाँ पे अगर किसी भी तरीके की आर्मी पर्सनल्स ने कुछ मिसबिहेव किया है या किसी को मारा है तो इससे रिलेटेड मैटर्स इसमें जाते हैं। फिर आता है चौथे लेवल का समरी कोर्ट मार्शल। ये जो होते हैं ये सिपाही से एनसीओ लेवल तक के होते हैं। जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं ये इन
तक ही सीमित होते हैं और इससे रिलेटेड अगर कोई इशू होता है तो उस पर जजमेंट देते हैं। हाँ, जो ये कोर्ट मार्शल्स होते हैं, जो ये मिलिट्री कोर्ट होते हैं, वो जो मैटर्स रेप से रिलेटेड या आर्मी ने किसी का डेथ किया है या कोई आर्मी पर्सनल सुसाइड करता है, उसके रिलेटेड मैटर्स को मिलिट्री कोर्ट में नहीं लिया जाएगा, मतलब कोर्ट मार्शल उसको एंटरटेन नहीं करते हैं। इसके लिए नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। फिर जो आर्टिकल 72 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है, तो ये भी इसमें दे रखी है, अप्लाई होती है। तो अगर किसी को सज़ा मिलती है मार्शल कोर्ट से तो वो आर्टिकल 72 में याचिका दायर कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सज़ा कम करने के लिए, या जो भी है रेफराई कमीशन इन सब के लिए कर सकता है। तो जो कोर्ट मार्शल से मान लीजिए कोई भी जो है आर्मी पर्सोनल वो अग्रीव्ड होता है, मतलब उसको कुछ है कि शिकायत है कि नहीं उसको सज़ा सही नहीं दी गई है या कोई भी जो है उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, तो उसकी अपील कहाँ जाएगी? उसकी अपील जाएगी आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में। ये है AFT, जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल को जाएगी। मान लीजिए AFT में भी गई तो AFT की जो अपील है, अब AFT से कोई पार्टी अग्रीव्ड है तो उसकी मैटर कहाँ जाएगी? उसकी मैटर जाएगी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से कुछ मैटर होता है तो कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं वो हाई कोर्ट से नीचे होते हैं, तो जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं उनकी अपील कहाँ जाती है? हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट की जो अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट। अब अगर हम गुड सर्विसेज टैक्स की बात करें तो गुड सर्विसेज टैक्स में क्या होता है कि दो तरह के ऑर्डर दिए जाते हैं। एक होता है डिमांड ऑर्डर, एक होता है रजिस्ट्रेशन ऑर्डर। डिमांड ऑर्डर ये होता है कि आप इतने जो GST टैक्स है उसको आपने भरिए, जो भी टैक्स है अगर आपने नहीं भरा है तो वो डिमांड ऑर्डर आ जाता है, तो इसको ये करते हैं। तो डिमांड ऑर्डर और रजिस्ट्रेशन ऑर्डर। तो डिमांड का मतलब कि जब आपसे कोई टैक्स भरने को कहा जाए और जो दुकानदार है वो बोले कि नहीं मेरा इतना टैक्स नहीं बनता है, और जो GST काउंसिल है वो बोले कि नहीं, जो GST की अथॉरिटीज़ हैं कि नहीं आपको इतना देना है, तो एक वो डिमांड ऑर्डर दी जाती है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत है तो आप कहाँ अपील करेंगे? एपिलेट अथॉरिटी जो है, जो एपिलेट अथॉरिटी है GST के अंडर जो स्थापित हुई है, इस्टेब्लिश हुई है, आप वहाँ अपील करेंगे। तो दो ऑर्डर से अपील होती है, डिमांड ऑर्डर से, रजिस्ट्रेशन ऑर्डर से। रजिस्ट्रेशन ऑर्डर से कब अपील होती है? जब आपने फोर्सफुल रजिस्ट्रेशन करा है रिगार्डिंग ग्रीवेंस, मतलब कि वो रजिस्टर होना नहीं था बट आपने फोर्सफुली उस चीज़ को कोई रजिस्टर किया है GST के अंदर, तब ये जो आती है आपकी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर के अंडर आती है। तो अपील आपको कितने दिन में करनी होती है? जो इसका लिमिटेशन होता है वो 3 महीने का होता है, तो आमतौर पे आपको 3 महीने करना होता है। बट जहाँ पे आपने कहा कि नहीं कोई प्रॉब्लम थी और वहाँ पे एपिलेट अथॉरिटी को भी लगता है कि नहीं भाई ठीक है बंदा सही बोल रहा है, तो आपको 1 मंथ का ग्रेस पीरियड दे दिया जाता है कि चलिए ठीक है, कोई आप पे पेनल्टी नहीं होगी, आपका राइट है अपील का। तो टोटल मिला के ग्रेस पीरियड सब मिला के 4 मंथ की आपको मिल सकती है, पर जो कानून के हिसाब से वो 3 महीने की ही है। पर ऐसा नहीं है कि कोई भी आके उठा के मुँह अपील कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। 10% जो भी उसका है, मान लीजिए 1 लाख का मैटर है कि ये डिमांड आपसे 1 लाख का कर रहे हैं, जितना का भी टैक्स भरना है, उस डिस्प्यूटेड अमाउंट का 10% आपको जमा करना होगा। तो जितना 1 करोड़ का मैटर है तो उसका 10%, जितना का भी आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 10% आप एपिलेट बॉडी में जमा करेंगे, तब जाके आपकी कोई भी सुनवाई या कुछ होगी। तो ये GST से रिलेटेड प्रोविज़न था। तो जो सुप्रीम कोर्ट है क्या वो फाइनल एपिलेट अथॉरिटी है? हाँ जी, बट सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए कोई अपील करा है पर अभी भी मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद जो जजमेंट आई है उससे पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है कि जो भी उसके बीच में जो, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है फाइनल तो है, बट इसमें भी अगर पार्टी अग्री होती है तो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकती है, जैसे सबरीमाला के केस में हुआ है। वैसे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पिटीशन फाइल करी गई थी SLP के थ्रू, तो SLP भी क्या है, अपील है, जो मैंने आपको बोला था। तो अब उसका जजमेंट जो है फाइनल तो है, बट उसका अगर उसमें भी आपको लगता है कि नहीं ये जजमेंट सही नहीं है, तो हायर वो जो होती है
बेंचेस को, या सेम जो बेंच होता है 5 जजेस के बेंच को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है, तो या 7 जजेस उससे ऊपर हो सकते हैं, जैसा भी हो उसको रेफ़र करके रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है कि भाई जैसे सबरीमाला के मैटर में हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया पर लोग उससे, श्रद्धालु उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो फिर उसके लिए रिव्यू पिटीशन डल गई। तो फाइनल होती भी है और नहीं भी होती है। अगर लगता है कि हाँ होनी चाहिए, अभी भी मैटर अनसेटल्ड है, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो अभी भी लगता है अनसेटल्ड है, तो रिव्यू पिटीशन डलती है। इसके बाद क्या फाइनल है? फाइनल ही होता है। बट एक क्यूरेटिव पिटीशन भी है जो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ग्रेव इनजस्टिस हो गया है और दिख रहा है कि ये चीज़ जो है ये फैक्ट है और ये अभी सामने आई है, तो ये क्यूरेटिव पिटीशन होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है, ये जुडिशियल एक्टिविज़म से इन्वॉल्व हुआ है। हुरा वर्सेस हुरा, अशोक हुरा वर्सेस रूपा हुरा का एक केस था जिसमें क्यूरेटिव पिटीशन को